द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी लक्ष्मीकांत का हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम लोग 18 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक में पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स को लक्ष्मीकांत को पूरा कवर कर लेंगे, जो कि 80 पेज का ये नोट्स है। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम लोग लक्ष्मीकांत में से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि द पीसीएस स्टडीज़ के द्वारा एक फ्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू यूट्यूब चैनल पे पूरा 70th बीपीएससी मेंस आपको कवर कराया जा रहा है, जिसमें सारा कुछ का नोट्स आपको लेक्चर के माध्यम से दिया जा रहा है और साथ ही इसका सारा कंटेंट टेलीग्राम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रिंटेबल नोट्स, जिसे आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी कोचिंग में 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप इसे पढ़ के आसानी से 70th बीपीएससी मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने इसके कुछ टॉपिक्स को देख लिया था, आइए अब हम लोग कुछ नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए 1951। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951। इसमें क्या है? प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी कि सेक्शन 29A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसमें रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन से पार्टीज़ का जुड़ा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को डी रजिस्टर कर सकता है, यानी कि उसे पार्टी का पार्टी का रिकॉग्निशन हटाया जा सकता है। कब? तो 3 कंडीशन है। एक, अगर पार्टी ने कोई फ्रॉड मीन्स करके रिकॉग्निशन लिया हो तब। दूसरा कि पार्टी ने अगर एप्लीकेशन दिया हो डी रजिस्टर करने का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे बैन कर दिया हो। जैसे पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। दूसरा कंडीशन है कि अगर पार्टी ने खुद अप्लाई किया हो कि उसे डीलिंक कर दिया जाए। तीसरा कि अगर उसने फ्रॉड मीन्स से अगर पार्टी रजिस्टर की हो। तो इन 3 कंडीशंस अगर रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी को कैंसिल कर देता है। आइए अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें दिया हुआ है प्रोविजंस किस चीज़ के लिए। तो पहला, कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किस चीज़ का। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन को और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन को। दूसरा, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, किसका? तो मेंबर्स का, यानी एमएलए और एमपीज का। तीसरा, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑफेंसेस ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के ड्यूरिंग जो होता है बोगस वोटिंग का, या फिर जो बूथ कैप्चरिंग ऐसा इश्यूज जो होता है, उसके लिए अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिया जाए, उसके अकॉर्डिंग इसमें रूल्स दिया हुआ है। या फिर क्या चीज़ के लिए? तो डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस में जैसे डिस्प्यूट होते हैं, जैसे बाई इलेक्शन कब करवाना है, या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस इलेक्शन को कैंसिल करना है। इन सब के टर्म्स एंड प्रोविजंस इसमें आरपीए में दिए हुए हैं। और इसे किसके अकॉर्डिंग लगाया गया है? तो आर्टिकल 327, इसके अंडर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आता है। तो इश्यूज़ क्या क्या हैं हमारे इलेक्शंस में, हमने देखना होगा कि हमारे इलेक्शंस में क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसके कारण रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लाया गया। और फ्रेंड्स, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं अच्छे से, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसके कारण पॉलिटिक्स में इंडिया के इश्यूज़ आते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इश्यूज़ देखते हैं। जिसमें पहला इशू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो बहुत कॉमन है, आप सभी ने देखा है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। NCRWC यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे वेंकट चेलिया कमीशन भी कहा जाता है, उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे माफिया का रोल होता है, ब्लैक मनी का रोल होता है, बूथ कैप्चरिंग होता है, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स होता है। और वोहरा कमीशन भी है एक, जिसने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे बहुत फोकस किया है और उसके अगेंस्ट रिकमेंडेशंस दिया है। तो हमें क्या याद रखना है? पहला तो कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है किस तरह का, तो यहाँ पे हमने देख लिया। उसके अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन को कैसे रोका जाए, इसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन किसने दिया है? तो वेंकट चेलिया कमीशन या NCRWC ने, और एक वोहरा कमीशन ने। इन दोनों कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिया है। होता क्या है? तो क्रिमिनलाइजेशन होता है, ये हमने देख लिया। अब रेमेडीज़, तो रेमेडीज़ कैसे अगर दूर करना है क्रिमिनलाइजेशन तो क्या करना होगा? डिस्क्लोजर ऑफ कैंडिडेट्स आइडेंटिटी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? तो रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट वो रखती है। 2 साल से ज़्यादा का अगर इम्प्रिजनमेंट हो गया तो फिर उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। मैलाफिड इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ पे एक मैंने करंट अफेयर भी ऐड किया कि अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी डिस्क्लोजर ऑफ MP
ऑफ रांची। तो इसमें मई 2024 का ये रिपोर्ट है कि रांची के जो एमपी हैं, जो अभी रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस, जिनका नाम है संजय सेठ, तो उनके अगेंस्ट 2 कन्विक्शंस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, और अभी तक उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है। केसेस चल रहे हैं पर कन्विक्शन अभी नहीं हुआ है। तो ये करंट का था, ये न्यूज़पेपर से मैंने ऐड किया था। इस तरह से आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे राहुल गांधी जी को एक जो हर चोर मोदी क्यों होता है वो वाला स्टेटमेंट के चलते जो मिला था कन्विक्शन 2 साल का, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक लगा दी कि इसके अगेंस्ट राहुल गांधी जी को सज़ा नहीं हो सकती है अभी, तो उस पर स्टे लगा दिया गया। अभी ये पिछले साल का न्यूज़ है। उसी तरह और क्या इश्यूज़ आते हैं और उससे बचना कैसे है, तो एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि 2 साल का अगर इम्प्रिजनमेंट है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 6 सालों के लिए, और अगर हीनस क्राइम है तो वो परमानेंटली डिबार हो जाते हैं। जैसे इसमें आता है सोशल सिंस, जैसे अनटचेबिलिटी या फिर ब्राइबरी नहीं, इसमें आता है डॉरी। हीनस क्राइम में डॉरी हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया। ऐसे अगर हीनस क्राइम पकड़ाते हैं तो फिर वो परमानेंटली डिबार हो जाते हैं। उसी तरह और क्या किया गया, प्रोटेक्शन के लिए क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स में, तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, तो नोटा लाया गया, नन ऑफ द अबव। ये 2013 से इलेक्शन में आ रहा है, पर ये राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं एप्लीकेबल है, यानी आरएस इलेक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। हरियाणा हाईकोर्ट का क्या स्टेटमेंट है कि नोटा एक फिक्शियस कैंडिडेट होगा, यानी कि फिक्शियस कैंडिडेट होने का मतलब ये हुआ कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो उस बूथ का इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हरियाणा इलेक्शन कमीशन का रोल, ये कहना है, यानी कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर अर्बन लोकल बॉडी के लिए होगा, ये हरियाणा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरह इसमें एक और ऐड किया हुआ है नोटा का, कि ये 2019 का डेटा है कि 2019 में सबसे ज़्यादा नोटा का यूज़ गोपालगंज में हुआ था लोकसभा इलेक्शन में। इस बार का डाटा है कि सबसे ज़्यादा यूज़ इंदौर में हुआ है। इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा का यूज़ हुआ है 2024 वाला लोकसभा इलेक्शन में, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसी तरह फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्शन, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है तो उससे बचने का फाइनेंस, तो क्या है, NCRWC यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वेंकट चिलिया कमीशन, उनका कहना है कि 20 से 30 टाइम्स ज़्यादा खर्च होता है, जितना पार्टी डिस्क्लोज करती है उससे 20 से 30 गुना ज़्यादा असली में वो खर्च करती है। तो इसका रेमेडी क्या है, लोकसभा इलेक्शन में 50 से 70 लाख और असेंबली में 40 लाख। ये पुराना डाटा है, अभी का अपडेटेड डेटा है 2024 का, कि असेंबली में 40 लाख और लोकसभा में 95 लाख मैक्सिमम लिमिट है खर्च करने का। अब नेक्स्ट क्या है कि एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजिंग एसेट एंड लिएबिलिटीज़ होता है। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ कैंपेनिंग को बताना रहता है। स्टेट फंडिंग का इशू आ रहा है कि स्टेट फंड कर दे इलेक्शन को। उसी तरह से स्टेट फंडिंग के फॉर और अगेंस्ट में कि अगर स्टेट फंडिंग करती है तो फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, नीड क्यों है स्टेट फंडिंग का। अगेंस्ट में यही हो जाएगा कि स्टेट फंडिंग करती है तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे फंडिंग करेगी, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे फ्रेंड्स हमने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर ही दिया करंट अफेयर वाले में, कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके फॉर और अगेंस्ट में हमने तैयार करना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही था या गलत, और हमें इसे फ्रेंड्स एग्जाम में गलत ही प्रूव करना है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया। तो जब कैंसिल कर दिया तो हमें गलत ही प्रूव इसे करना है एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है सारा डिटेल्स, आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में इस नोट्स को एनालाइज करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में से देख रहे हैं, सिर्फ समरी टाइप से। और ये पूरा नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसी तरह और क्या इश्यूज़ आता है, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। तो NCRWC ने कहा है कि बोगस वोट बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसको बचने के लिए एक यूनिक बारकोड लाया गया है जिसे हम ID कार्ड कहते हैं, जिसे EPIC कार्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो EPIC आजकल वोटर कार्ड मिलता है। उसी तरह गोस्वामी कमीशन ने क्या कहा है, ये कमीशंस का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अगर आप बिना कमीशन के कोई भी बात लिखते हैं तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर आप कमीशन का नाम रिकमेंड करते हैं अपने आंसर्स में तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए गोस्वामी कमीशन ने क्या कहा है कि पोस्ट ऑफिस को दे देना चाहिए रोल कि वो इलेक्टोरल रोल तैयार करे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं है और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो वर्कलोड को अपना शिफ्ट कर देना चाहिए। और पोस्ट ऑफिस में लोग अगर उतने ज़्यादा बिजी नहीं है तो उसे ये काम दे देना चाहिए कि वो ये सब काम करें। उसी तरह NCRWC और गोस्वामी कमीशन ने एक और चीज़ कही है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर होना चाहिए, किस चीज़ का, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को इंक्रीज़ किया जाए, प्रोलिफरेशन ऑफ कैंडिडेट्स को कम किया जाए, यानी कि हर कोई खड़ा ना हो जाए इलेक्शन में, कुछ क्राइटेरिया सेट किए जाए।
ताकि सभी को इलेक्शन में खड़ा ना हो जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा मनी का वेस्टेज होता है। इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट अगर वो इलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उन्हें बार किया जाए 6 महीना तक, अगर वो हार जाते हैं तो, इसलिए क्योंकि वो नॉन सीरियस के कैटेगरी में आ जाएंगे। उसी तरह से मेजर्स इलेक्शन कमीशन ने और क्या क्या लिया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मिलता है जैसा चीफ इलेक्शन कमीशन को मिलता है। यानी कि टोटल इंडिया में 3 इलेक्शन कमीशन हैं, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स 2। तो इन दोनों को उतना अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूशन से जितना चीफ इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ। तो ये आप लक्ष्मीकांत में और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। उसी तरह से रेस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट स्पॉन्सर एडवर्टीजमेंट जो रहता है न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी पे, नेशनल चैनल पे। उसी तरह रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ सीट्स, यानी एक बार में मैक्सिमम 2 ही सीट से कोई कॉन्टेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा सीट पे नहीं। और NCRWC का कहना कि सिर्फ एक ही सीट पे, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो इन्होंने 2 जगह से कॉन्टेस्ट किया, एक किया था कहाँ से, बरेली से, रायबरेली या अमेठी से किया था, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, रायबरेली या अमेठी, जहाँ से भी, मतलब ये एक जगह से किया और एक जगह से इन्होंने वायनाड से किया था केरला से, और एक जगह यूपी से किया था। तो इन्होंने 2 जगह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसमें से एक यूपी वाला सीट इन्होंने रिटेन किया और वही वायनाड वाला सीट इन्होंने छोड़ दिया, जिस पे मैडम प्रियंका गांधी इलेक्ट हुई। तो ये हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब एक सीट वेकेट किया तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट करने में उन्हें या कैंपेन करने में जो पैसा खर्च हुआ था वो पूरा वेस्ट हो गया, फिर से वहाँ इलेक्शन हुआ, तो ये सारा वेस्टेज हुआ पैसा का। तो इस चीज़ से बचने के लिए बोला जा रहा है कि एक ही सीट पे कॉन्टेस्ट करना चाहिए। ये PM जी ने भी किया था 2024 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, एक गुजरात से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, दूसरा एक वाराणसी से लड़ा था, यूपी से। तो वाराणसी वाला उन्होंने रिटेन किया अभी तक और गुजरात वाला उन्होंने छोड़ दिया। उसी तरह प्रोहिबिट कैंपेन ड्यूरिंग लास्ट 48 आवर, ये तो सबको पता है। बैन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स, ये आपको पता है। मिसयूज़ ऑफ रिलीजन बहुत ज़्यादा होता है, काउंटिंग ऑफ वोट में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, बोगस वोटिंग को काउंट कर लिया जाता है कि व्यक्ति 2 बार वोट दे देता है। डिस्क्वालिफिकेशन टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस, अगर वो कोई कैंडिडेट करता है तो उसे 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि लेस सीरियस जो पार्टीज़ हैं उन्हें रोका जाए, स्पेसिफिक प्रोविजंस लाए जाए डी रजिस्टर करने के लिए, जो हमने देखा सेक्शन 29A में RPA के में है, लाया गया है। उसी तरह से एजुकेट करना चाहिए इलेक्शन डिस्प्यूट को 6 महीने में। इलेक्शन डिस्प्यूट जानबूझ के एजुकेट नहीं किए जाते हैं ताकि वो मेंबर्स जो हैं वो रिटेन कर लिए जाएँ लोकसभा में या असेंबली में। प्रोसीडिंग्स जो होती हैं इनकी वो डे टू डे होनी चाहिए ताकि जो जल्द से जल्द उन पर फैसला आ सके, बहुत लंबा ना खींचे। एंटी डिफेक्शन पे जो केसेस बनते हैं वो स्पीकर डिसाइड ना करें, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करे या ट्रिब्यूनल डिसाइड करे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीकर जो होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है। तो मे भी ऐसा चांसेस हो जाता है, और बहुत बार ये देखा भी गया है कि वो बायस डिसीजन दे देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर ट्रिब्यूनल अगर शेड्यूल 10 का डिसीजन दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और RPA में अमेंडमेंट्स हुए हैं कुछ 1966, 2010 और 2017 में, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब ये फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। मैंने इसमें इसलिए डाल दिया क्योंकि आपको कोई नोट्स या कंटेंट मिसिंग ना लगे और आपको सारा कुछ अच्छे से मिल जाए, इसलिए मैंने ये डाल दिया। ये हमें BPSC में नहीं पढ़ना है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं पर इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप इसे स्किप कर लें। ये देख सकते हैं आप, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो आप इस पर स्किप कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग डायरेक्ट आते हैं पॉलिटी वाले पार्ट में। इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड था सारा नोट्स, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और करंट अफेयर रिलेटेड, तो इसलिए मैंने पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको कंटेंट की कमी ना हो। अब आइए हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी फिर से स्टार्ट हो गया। तो हम लोग देखते हैं पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिस्टोरिकली कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है रेगुलेशन एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, 1858, 1861, 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे हम मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। उसी तरह से नेहरू रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कांग्रेस रिजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक राइट्स 1939 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फ्रेंड्स, ये वाला चीज़ का आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अगर नोट कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि GS1
सेक्शन 1 जो होता है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जब क्वेश्चन एनालिसिस हमने किया था ट्रेंड का 60 और 69 का, तो हमने देखा 68, 69। 68 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 पूछा गया था और 69 वाला में कौन सा एक एक्ट पूछा गया था। तो इस कारण से हमें ये एक्ट्स बहुत अच्छे से याद करने। हो सकता है कि अब की बार 1861 वाला पूछ दे या 1833 वाला या 909 वाला पूछ दे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9835 वाला पूछ दे, कोई भी इसमें से एक एक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है 68 और 69 दोनों में एक एक एक्ट पूछा गया। तो आप हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए इसे ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। हो सकता है 7 मार्क्स या 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन इससे आ जाए। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्ट से इवॉल्व हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर कैसे इवोल्यूशन हुआ है कि 1934 में एम.एन. रॉय जो एक कम्युनिस्ट थे, उनके द्वारा सबसे पहले आइडिया दिया गया था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसी तरह 1935 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। 1940 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर दिया गया था अगस्त ऑफर में। उसी तरह 1942 में क्रिप्स मिशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कैसे बना, तो 3 फेज़ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। पहला जो फेज़ था वो था 6 दिसंबर से 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। इसमें यह कैबिनेट मिशन के अंडर काम कर रहा था, यानी कैबिनेट मिशन ने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये काम किया। उसके बाद जैसे ही 15 अगस्त हुआ तो फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया और 26 नवंबर 1949 तक वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 टाइप से काम कर रही थी। एक तो प्रोविजनल पार्लियामेंट और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग होती थी तब फिर राजेंद्र प्रसाद जी उसके हेड होते थे, और जब प्रोविजनल पार्लियामेंट की मीटिंग होती थी तो GV मावलंकर उसके हेड होते थे। और तीसरा फेज़ जो था वो 26 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया लेकिन पार्लियामेंट अभी नहीं इलेक्शन हो पाया था। तो पार्लियामेंट का काम करने के लिए वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के जैसा काम कर रहा था और इसके हेड जो थे यानी स्पीकर GV मावलंकर जी थे। और कंपोजिशन हम देखते हैं कि एक पर्सन एक सीट मिला था और 1 मिलियन के बेसिस पे, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक सीट अपॉइंट किया गया था। और टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स थे वो 398 मेंबर्स थे, जिसमें 296 जो थे वो गवर्नमेंट इंडिया से थे, ब्रिटिश इंडिया से, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से थे। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया गया था विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ताकि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उन्हें इलेक्ट किया जा सके, और प्रिंसली स्टेट जो थे वो नॉमिनेट किए थे कैंडिडेट्स को। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे बिहार के, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जब फंक्शन होता था तब हम लोग GV मावलंकर जी स्पीकर बनते थे, ये हमने देख लिया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन होता था तो राजेंद्र प्रसाद जी उसके हेड बनते थे, ये हमने देख लिया। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल अपना। यहाँ से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लक्ष्मीकांत पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो प्रीएम्बल का मैंने देखिए ये एक फ्लो चार्ट बनाया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिंपल ऐसे लिख के आ जाते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे सिंपल लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और वही जनरलाइज्ड या एवरेज मार्किंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि ये फ्लो चार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो प्रीएम्बल का क्या क्या फीचर्स है। तो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन का। एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार होता है या एसेंस होता है वो लिखा हुआ है इसमें। वैसी तरह से पलखी वाला जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा कहा गया है कि प्रीएम्बल जो है वो ID कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरह ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, जो नेहरू जी के द्वारा लाया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसी पे ये प्रीएम्बल बेस्ड है। और दूसरा कि प्रीएम्बल को एक बार अमेंड भी किया गया है। अब ये अमेंड किया गया है 1976 में, और इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए हैं। तो प्रीएम्बल का यही फीचर है और ये उसका डायग्राम या फ्लो चार्ट है। आप इस तरह से डायग्राम या फ्लो चार्ट बना के प्रीएम्बल को अच्छे से एक्सप्लेन एग्जाम में कर सकते हैं। आइए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं प्रीएम्बल को। तो प्रीएम्बल जो है वो ID कार्ड है पलखी वाला जी के द्वारा। इस स्टेटमेंट से हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे के प्रीएम्बल स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। ये फिलॉसफी है जिस पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह इसमें आइडियाज़ हैं प्रीएम्बल में, कि वो आइडियाज़ जिसके थ्रू हम लोग इंडिया को चलाएंगे। तो वो आइडियाज़ हैं कि इंडिया जो है वो सॉवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये आइडियाज़ हैं, यानी कि ये मीन्स हैं।
इन मीन्स के द्वारा हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अचीवमेंट जो होगा वो एंड होगा, यह हमारा एस्पिरेशन होगा। और जो हम अचीव करना चाहते हैं इन आइडियाज़ के द्वारा वो है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये हमने देखा कि ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 वाले से लिया है। तो इन चीज़ों को इंडिया एस्पायर करना चाहता है इस बेसिस पे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बेसिस पे। और प्रेम्बल का क्या फीचर है? तो प्रेम्बल का फीचर है कि प्रेम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसके बेसिस पे हम कोर्ट में जाकर किसी फैसले को नहीं ले सकते हैं। यानी कि कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि प्रेम्बल में ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉट अ सोर्स ऑफ पावर या नॉट लिमिटेशन ऑफ पावर, यानी कि प्रेम्बल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा गवर्नमेंट को ये कोई पावर देती हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, ना तो इसमें लिमिटेशन कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैन बी ओवरराइडेड बाय अदर प्रोविजंस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट्स है उसके द्वारा प्रेम्बल को ओवरराइड भी किया जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीज़ें दी हुई हैं, यानी 4 मुख्य जो फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं, पहला तो ऑब्जेक्टिव, जो एस्पिरेशन है हमारा, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, ये हमारा 4 ऑब्जेक्टिव्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर है। दूसरा फीचर है सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सोर्स क्या है प्रेम्बल का अथॉरिटी का, कौन है अथॉरिटी? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वी यानी हम ही अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। डेट ऑफ अडॉप्शन, कि अडॉप्शन का डेट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1946 को। और नेचर ऑफ स्टेट, कि इंडिया कैसा होगा, तो उसमें आइडिया दिया हुआ है यहाँ पे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेचर ऑफ स्टेट दिया हुआ है। आइए अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया किसी के अंडर में नहीं है और इंडिया किसी को अपने अंडर में नहीं रखा है, ये सॉवरेन है और अपना डिसीजन खुद ले सकता है। और इसके बेसिस पे यूएनओ जो है, इंडिया मेंबर है यूएनओ का, कॉमनवेल्थ का, बट ये इंडिया के सॉवरेनिटी को हैम्पर नहीं करती है। और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश से, उसमें भी ये चीज़ कहा गया कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। सोशलिस्ट जो है उसमें 3 टाइप के सोशलिज्म आते हैं, गांधीयन सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मिक्सचर है। सॉरी, मैंने ये गलत बोल दिया, ये गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का मिक्सचर है और इसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। उसी तरह से एक वर्ड है सेकुलर का मतलब हम लोग ने बहुत बार देख लिया व्हाट इज सेकुलरिज्म, कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो सर्वधर्म संभाव, और फ्रेंच का जो है वो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च है, तो वही चीज़ है। और ये दोनों जो है सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट, ये 42nd एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं सेकुलरिज्म से, ये हमने पहले भी देख लिया है, 14, 17, 15, 16, 25 से लेकर 28 तक के। अब डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो है वो 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद डिसीजन लेते हैं, सारा डिसीजन, और इसका 4 मेथड्स होता है, इनिशिएट, रिकॉल, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। तो इनिशिएट जो होता है उसका फीचर्स होते हैं, रिकॉल के फीचर्स होते हैं, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम के फीचर होते हैं। और ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो छोटे देशों में होता है, जैसे स्विट्ज़रलैंड। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक होता है जिसका 2 फॉर्म है, एक पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग आगे देखेंगे। उसी तरह वीडम रिपोर्ट एक आता है। वीडम रिपोर्ट में कहना है कि डेमोक्रेसी जो है वो 4 प्रकार की होती है, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी में जैसे अमेरिका आ गया, इंडिया को बोला गया है कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इंडिया 2014 के बाद से, 2014 से पहले इंडिया जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में आती थी और 2014 के बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में। और क्लोज्ड इकॉनमी में जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज आते हैं, ईरान। उसी तरह रिपब्लिक का मतलब हो जाता है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो लाई विद द पीपल, यानी कि लोग इलेक्ट करके हेड ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करते हैं, ना कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा जहाँ पे एक हेरिडेटरी किंग जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है प्रेम्बल में दिया हुआ जस्टिस 3 प्रकार का होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। और डीपीएसपी जो है और जस्टिस जो है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। वही लिबर्टी जो है वो प्रेम्बल में, उसमें दिया हुआ है डिसिप्लिन लिबर्टी, यानी डिसिप्लिन लिबर्टी का मतलब होता है कि हमारी लिबर्टी उतना ही तक है जितना कि हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं
तो वो फिर लिबर्टी नहीं रहेगा। उसी तरह से इक्वालिटी, तो इक्वालिटी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 326 भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट टू वोट, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये इक्वालिटी जो है वो पॉलिटिकल, सिविल और इकोनॉमिक तीनों तरह की दी हुई है। और इस इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है 14, 15, 16, 17, आर्टिकल 326, आर्टिकल 39। उसी तरह से फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड, तो इसे प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड किया गया है। और एक यूनिवर्सल पीस एंड हार्मोनी के लिए आर्टिकल 51 भी है। उसी तरह से अब हम देखते हैं प्रियम्बल इंडिया का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो बेरूबारी यूनियन केस जो है उसमें बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वहीं केबी केस यानी केशवानंदा भारती केस में बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं एसआर बोम्मई केस में बोला गया कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं अमेंडेबिलिटी हम लोग देखते हैं तो बेरूबारी यूनियन केस में अगेन बोला गया है कि ये अमेंड नहीं हो सकता। केशवानंदी भारती केस में बोला गया कि अमेंड हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक फीचर्स। और एसआर बोम्मई केस में बोला गया है कि अमेंड हो सकता है ये कौन प्रेम्बल। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या होता है। ये हमारा प्रेम्बल खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कल। तो आइए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अमेंडमेंट जो होता है वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है पार्ट 20 में, और ये बेसिक फीचर है अमेंडमेंट, ये केशवानंद भारती केस में बताया गया है। फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो इसे इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस में यानी लोकसभा राज्यसभा में, मगर स्टेट असेंबली में इसे इनिशिएट नहीं किया जा सकता। और इसे लाने के लिए अमेंडमेंट प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी इसे ला सकता है अपने मर्जी से, प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और मिनिस्टर भी ला सकते हैं इसे, प्राइवेट मेंबर्स भी। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कि वैसे मेंबर्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा जो कि मिनिस्टर नहीं है। उसी तरह से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है, स्पेशल मेजॉरिटी को मैं समझा देता हूँ। स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन होता है कि वो 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स से ज़्यादा वोटिंग हो, मतलब कि अगर 100 मेंबर टोटल हैं लोकसभा में तो 50 से ज़्यादा लोग उसके फेवर में होने चाहिए उस वोट के। और दूसरा होता है कि 50% ऑफ द 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि अगर टोटल 100 मेंबर हैं तो उसमें से कम 66 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट और वोटिंग होने चाहिए, यानी 66 मेंबर उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए और वो वोट देने चाहिए। तो ऐसा कुछ कंडीशन है स्पेशल मेजॉरिटी का। उसी तरह से पास होना चाहिए सेपरेटली लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब कि इसमें जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। उसी तरह ये फेडरल फीचर है, तो ये 50% ऑफ द, अगर फेडरल फीचर को अमेंड करना है तो उसके लिए 50% ऑफ द स्टेट के भी कंसेंट की ज़रूरत होती है। और प्रेसिडेंट के पास इसे असेंड ही करना पड़ता है, यानी प्रेसिडेंट को वो कंपलसरी है कि वो साइन करे ही, वो रिजेक्ट या रिटर्न नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट इस बिल को। उसी तरह से अमेंडमेंट जो होता है वो 3 तरह से होता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट्स का। तो ये हमने देख ही लिया था कि सिंपल मेजॉरिटी वाला 368 में इंक्लूडेड नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी से हम लोग 2 तरह के अमेंडमेंट करते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। और अगर कुछ और अमेंड करना है तो वो बहुत स्पेशल हो जाता है, तो उसमें स्टेट 50% का कंसेंट जरूरी होता है। तो उसके लिए आर्टिकल 368 में अगर अमेंडमेंट करना हो तब प्रेसिडेंट या पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर शेड्यूल 7, इन सब में अमेंडमेंट करना हो तो स्टेट्स की भी कंसेंट ली जाती है। ये फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो जुडिशियरी इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है, ये कहा गया है। यही मतलब कि इसका डेफिनेशन है कि जुडिशियरी इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है, ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया है। इसका इवोल्यूशन हुआ है, देख लेते हैं हम लोग इसका इवोल्यूशन। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो शंकरी प्रसाद केस में कहा गया है कि आर्टिकल 368 जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। वहीं गोलकनाथ केस में कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को। उसी तरह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। वहीं केशवानंद भारती केस में कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर, यानी कि अमेंड कर तो सकती है लेकिन बेसिक फीचर को हम लोग हैम्पर नहीं करेंगे। वहीं 42nd अमेंडमेंट में कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है और वैसे अमेंडमेंट्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि बेडरॉक ऑफ बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है और बेडरॉक ऑफ बैलेंस वाला जो डॉक्ट्रिन आया, ये सब हमने कल ही पढ़ लिया था
केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस में कैसे बेडरॉक ऑफ बैलेंस आया था। उसके बाद लास्ट है वामन राव केस। तो वामन राव केस में कहा गया कि डेट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया कि 24 अप्रैल 1973, कि इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया है वो बेसिक फीचर है या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। इसके बाद अगर ऐड होता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू किया ही जा सकता है। ये बेसिक फीचर का डेट दे दिया गया। और क्रिटिसिज्म क्या है बेसिक फीचर का, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन दिया गया तो उसके लिए कोई स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई डिसाइड करने के लिए, कोर्ट ने खुद से ही डिसाइड कर लिया। स्टेट लेजिस्लेचर को इनिशिएट करने का कोई राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो जो भी करना है तो वो लोकसभा या राज्यसभा ही कर सकती है। उसी तरह से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया स्टेट्स को असेंड करने के लिए, जो 50% चाहिए स्टेट का कंसेंट, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती और मेजॉरिटी पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड किया जा सकता है स्टेट के बिना कंसेंट के। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया का वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 74-75 में, जिसका फीचर है कैबिनेट सिस्टम होता है इसमें, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है इसमें, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डबल मेंबरशिप होती है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा होता है। फ्रेंड्स ये सब हम लोग ने समरी फॉर्म में पहले ही देख लिया है, पर हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन थोड़ा कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, पीएम जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट होता है, सीक्रेसी होती है। और रीज़न क्या है इसका अडॉप्शन का, कि हमने पहले से ही ऐसा सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ ऐसा ही एक्ट जो था 1935 को, उसमें कुछ ऐसा ही प्रोविज़न था, हमने इसीलिए इसे अडॉप्ट किया। अब हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म का क्या फीचर्स होता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का जो फीचर्स होता है उसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट होते हैं, जिसका फिक्स टेन्योर होता है 4 साल का यूएसए में। उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है बिना इम्पीचमेंट के। जैसे प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट भी लाया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। मगर प्रेसिडेंट जो है उन्हें सिंपल मेजॉरिटी से हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। तो ये थोड़ा टफ प्रोसेस है। प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते लोअर हाउस को। उसी तरह से नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होता कांग्रेस के लिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है जैसे यूएसए में। तो ये कुछ फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है हम लोग वो देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। तो इमरजेंसी 3 प्रकार का होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगता है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे, और ये बिफोर हैपनिंग के पहले भी लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि आर्म रिबेलियन होने वाला है या वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है पर हो सकता है, तो ऐसा इंटिमिडेशन के पर भी हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इसके लगाने पर हम इसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ये 3 टाइम लगाया गया और 2 टाइम रिवोक किया गया। मैं बता देता हूँ ये कब कब हुआ है। तो एक पहला हुआ है 1962 में, जो इंडिया चाइना वार हुआ था, उस समय ये लगाया गया था। दूसरा लगाया गया था 1971 में, जो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश वाला जो हुआ था इशू, उसमें। और तीसरा लगाया गया था 1976 में, ये इंदिरा गांधी जी ने लगाया था ये 1975 में, और यही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है। ये इंटरनल इमरजेंसी था और रिवोक 2 बार किया गया है। एक बार किया गया है वही 1962 वाला 1966 में, और ये 71 और 75 वाला पूरा एक साथ 1977 में। ये 2 बार रिवोक किया गया है। इस इमरजेंसी को रिव्यू करने के लिए शाह कमीशन बनाया गया था, केटी शाह कमीशन। तो वो 44th जिसके अकॉर्डिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। तो उसका रिकमेंडेशन था कि आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है वो लाया जाना चाहिए इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट। जो 1975 वाला इमरजेंसी था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को ध्यान में रखकर लगाया गया था। इसीलिए केटी शाह कमीशन जो था 1978 में, उसका रिकमेंडेशन था कि उसके जगह पर आर्म्ड रिबेलियन वर्ड का यूज़ होना चाहिए। उसके बाद ओरल एडवाइस की जगह रिटन एडवाइस होना चाहिए, 1 मंथ में अप्रूव होना चाहिए लोकसभा में। उसी तरह से रिमेन इन फोर्स सिर्फ 6 महीने के लिए होना चाहिए, 1 साल के लिए नहीं। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ना कि सिंपल मेजॉरिटी से। स्पेशल सिटिंग बुलाया जा सकता है लोकसभा में अगर हमें इसे कैंसिल करना हो तो। आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में हो। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब हो गया कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्म्ड रिबेलियन में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, और आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ये सब केटी शाह कमीशन का रिकमेंडेशन था, जो कि इंक्लूड कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में
और रिवोकेशन जो है वो कभी भी किया जा सकता है। लोकसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो रिवोक हो जाएगा किसी भी समय में। या फिर अगर लोकसभा इन सेशन नहीं है तो 1/10 ऑफ लोकसभा अगर रिटर्न नोटिस देती है तो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा 14 दिनों के अंदर और इसे रिवोक किया जाएगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे हैम्पर होता है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन ऑन एनी मैटर, यानी कि सेंटर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को जिसे मैंडेटरी होगा फॉलो करना, मगर स्टेट जो है उसके एग्जीक्यूटिव को सस्पेंड नहीं किया जाता है। और पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। इन ऑपरेटिव आफ्टर 6 मंथ ऑफ इमरजेंसी, जो कि स्टेट के लिस्ट में अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो वो 6 महीने के बाद इन ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली वो एक्ट कैंसिल हो जाएगा। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि ना सिर्फ लॉ बना सकती है गवर्नमेंट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस भी दे सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो। फाइनेंशियली जो है बिल्स वो केंद्र सरकार को भेजने पड़ते हैं जब तक इमरजेंसी लगा हो तो। और लाइफ ऑफ लोकसभा कैसे चेंज होता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो हर एक साल एक साल करके एक्सटेंड होते जाएगा लोकसभा का लाइफ, और ये इमरजेंसी खत्म होने के बाद सिर्फ 6 महीने तक एक्सटेंड होगा लोकसभा का लाइफ। यानी कि अगर 6 साल हो गया है लोकसभा 5 साल की जगह अगर एक्सटेंड करते करते नेशनल इमरजेंसी लगे होने के कारण, उसके बाद अगर इमरजेंसी को रिवोक कर लिया जाता है तो क्योंकि लोकसभा का लाइफ 6 साल पहले ही से हो चुका है तो अब सिर्फ 6 महीना ही लोकसभा चलेगा और मैंडेटरी होगा कि 6 महीने के बाद इलेक्शन कराया जाए फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। उसी तरह से आर्टिकल 358 में दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 19 के अंडर वो कैसे सस्पेंड होगा, और आर्टिकल 359 में दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 359 के अंडर वो कैसे सस्पेंड होंगे। आर्टिकल 358 में फंडामेंटल राइट 19 के बारे में दिया है और 359 में अदर राइट्स दिया है एक्सेप्ट 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट्स हैं। उसी तरह आइए हम लोग स्टेट इमरजेंसी देखते हैं। स्टेट इमरजेंसी जो है वो दो तरह से लगता है, एक 365 और एक 356। 355 में दिया हुआ कि यूनियन जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल और एक्सटर्नली। उसी तरह 356 में दिया हुआ है कि अगर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगा तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और 365 में दिया है कि स्टेट जो है अगर यूनियन के डायरेक्टिव्स को नहीं माने तो इमरजेंसी लग जाएगा। नेशनल और स्टेट इमरजेंसी में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस आप खुद से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये बोल दिया गया कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो एक बार में 6 महीने के लिए ही लगेगा और मैक्सिमम 3 साल के लिए ही स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है, या प्रेसिडेंशियल रूल वो भी 6-6 महीना में अप्रूवल होना चाहिए इसका। और 1 साल से ज़्यादा सिर्फ 2 ही कंडीशन में स्टेट इमरजेंसी लग सकता है। पहला कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो, या फिर अगर इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराने में अभी इनेबल है, वो नहीं कंडक्ट करा सकता, तभी 1 साल से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है और मैक्सिमम पीरियड 3 साल का। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन करती है स्टेट गवर्नमेंट के जैसा। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एक्सरसाइज करती है पार्लियामेंट। डिसमिस किया जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। स्टेट गवर्नर जो है वो चीफ सेक्रेटरी के भी साथ मिल करके प्रेसिडेंट के बिहाफ में रूल करते हैं। उसी तरह कैन नॉट अज्यूम पावर ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगा होने से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है, लेकिन हाई कोर्ट का पावर नहीं जाता है, हाई कोर्ट खुद फंक्शन करती है। प्रेसिडेंट कैन प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर चला जाता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट भी सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करके काम चलाते हैं स्टेट इमरजेंसी में। और पहला जो है पंजाब में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी। अब फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखते हैं सार्वभौमिक केस में क्या दिया गया है कि स्टेट इमरजेंसी जो लगाता है वो कैसे सही होता है और कैसे गलत होता है। गलत अगर हो गया है किन किन कंडीशंस में हम बोलते हैं कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो गलत लगाया गया है, गलत तरीके से, और किन किन कंडीशन में हम बोलते हैं कि स्टेट इमरजेंसी सही तरीके से लगाया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इस सार्वभौमिक केस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग लास्ट देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। इसे हम लोग ये भी कहते हैं कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। इसमें सैलरी और अलाउंसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल जो होता है वो रिजर्व कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के लिए कि जब तक प्रेसिडेंट उसे देखेंगे नहीं तब तक वो अप्रूव नहीं होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 2 महीने में अप्रूव होना चाहिए और इसके लिए मैक्सिमम पीरियड नहीं है, यानी कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है जब तक कि रिवोक ना किया जाए। इसमें जैसे वो स्टेट इमरजेंसी में हर 6-6 महीना में उसे अप्रूव करना था या नेशनल इमरजेंसी को हर 6-6 महीना में, इसमें वैसा कोई कंडीशन नहीं है।
ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए लग जाता है जब तक इसे रिमूव ना किया जाए, और ये आइदर हाउस से सिंपल मेजॉरिटी में पास किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है ये फेडरल सिस्टम वाला, ये हम लोग कल से देखेंगे, क्योंकि आज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 40 मिनट का हो गया है। तो द PCS स्टडीज़ में आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। हमारे द्वारा ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स जो है एक 80 पेज में कंप्लीट कराया जा रहा है, जो 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्लान है कि हम लोग इकोनॉमी और ज्योग्राफी को 15 फरवरी तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक और हिस्ट्री भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि मार्च होते होते आपका पूरा 70th BPSC मेंस के लिए क्लास नोट्स और यूट्यूब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका मेंस पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो द PCS स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। कल से हम लोग नेक्स्ट इसका क्लास करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।